अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत और इन शिकायत के फौरी अजाले में ताखीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी का शिकार कर दिया है और इस मायूसी के आलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे फैसले कर रही है जो न सिर्फ उसकी सियासी मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहे हैं बल्कि मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए IMF को खत लिखने और मुल्की सियासी मामलात में IMF को मदाखलत की दावत देने के फैसले ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस फैसले से एक ऐसे वक्त में इसके मुखालफिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का बयानिया बनाने का मौका मिल गया है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कई मुश्किलात और आजमाइशों में घिरी हुई है। अहम बात यह कि पार्टी रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कल ये बताया था कि बानी PTI की तरफ से IMF को खत लिखा जाएगा जिसमें इंतखाबी धांधली के ऑडिट को नए प्रोग्राम से मशरूत किया जाएगा, मगर अहम बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई खत सामने नहीं आया है और अब बानी PTI समेत मुतअद्दिद पार्टी रहनुमा इस सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज बानी PTI ने तो इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने IMF को खत लिख दिया है और यह खत चला भी गया होगा, मगर पार्टी के दीगर रहनुमा खत लिखे जाने की तस्दीक करने के बजाय ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि बानी PTI ने फिलहाल खत नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वो बहुत जल्द खत लिखेंगे। इसलिए अब ये सवाल अहम है कि बानी PTI अगर IMF को खत लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? क्या बानी PTI इस खत में वही बात दोहराएंगे जो बैरिस्टर अली जफर के जरिए कल कहलवाई गई थी, या पार्टी रहनुमाओं के मशवरे के बाद इस खत की जबान को नरम कर दिया जाएगा? क्योंकि अहम बात यह है कि आज कमरा अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने खत लिखने की तस्दीक तो की, मगर इस गुफ्तगू में IMF प्रोग्राम को इंतखाबात के ऑडिट से मशरूत करने की कोई बात नहीं की, जो बात कल अली जफर साहब ने की थी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये कहा कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा? इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर ने भी आज जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की जरूरत है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक IMF को खत नहीं लिखा है। इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान की ज़रूरत है काम पैदा करने के लिए, माशी इस्तेकाम वो अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत का भी एक तकाजा है और उसके लिए वो जहाँ जिस फोरम पे जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं वो उठाएंगे। खान साहब ने कहा है कि खत उन्होंने लिखा है वो आज चला जाएगा। नहीं, अभी तक लिखा तो नहीं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा है लिखेंगे। इसी तरह बैरिस्टर गौर ने भी IMF को खत लिखने की वजाहत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। बानी PTI आज IMF को खत लिखेंगे और खत सबके सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे इंशाअल्लाह किसी भी वक्त। आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे। हम हर हाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं। मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। आज लेटर लिखेंगे और लेटर जाएगा, शाम तक इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के बयान से वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी अब भी IMF को खत लिखने के मौक़िफ़ पर तो कायम है, मगर पार्टी रहनुमा सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। अहम बात यह कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस खत से मुतालिक आज IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक से सवाल हुआ तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने की आमादगी का इजहार करते हुए उन्होंने निगरान हुकूमत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार भी किया। IMF हुकाम नई हुकूमत के साथ बातचीत करने पर आमादगी का इजहार कर रही है, जबकि साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत लिखने के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, IMF से कामयाब डील होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मुखालफिन समेत हर जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इन मामलों पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने। अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली जफर साहब, कल आपने सबसे पहले मीडिया पर आकर यह बताया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहा है कि IMF को एक खत लिखा जाए जिसमें इंतखाबी धांधली के ऑडिट को नए प्रोग्राम से मशरूत किया जाएगा, और आज ये खबरें सामने आई कि इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू में ये कहा है कि मैंने खत लिख दिया है और खत उनको पहुंच भी गया है, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं, अभी खत नहीं लिखा गया है। असल एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? खत लिख दिया गया है और डिलीवर कर दिया गया IMF को या नहीं? जहाँ तक मुझे मालूम है खत नहीं लिखा गया अभी तक।
खत तो ड्राफ्ट होगा और फिर उनको दिखाया जाएगा और उसके बाद ही भेजा जाएगा। तो इसलिए अभी तक तो नहीं लिखा। मैं हाल ये खबर को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप कह रहे हैं जो सहाफियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि खत लिख दिया है, ये सूरत हाल नहीं है इस वक्त? जी मैं ख्याल है वो अभी तक तो नहीं लिखा जहाँ तक मुझे मालूम है। और जब अगर वो खत लिखेंगे भी तो यकीनन आपके जरिए या पार्टी के रहनुमाओं के जरिए ही वो पहुंचेगा IMF तक? मुझे तो शायद देखने का मौका ना मिले, लेकिन सर्टेनली पार्टी का इंटरनल डिस्कशन तो होगी जो ड्राफ्ट करने हमारे इंफॉर्मेशन के मीडिया के लोग। और एग्जैक्टली क्या कंटेंट होगा इसका अली जफर साहब? क्योंकि कल आपने एक बात कही थी, उस बात को आज इमरान खान ने नहीं दोहराया। जो आपने पहले कहा था कि इंतखाबी धांधली के ऑडिट को नए प्रोग्राम से मशरूत किया जाए, फिर आपने कहा कि इस तरह की सूरत हाल नहीं है, इमरान खान तो चाहते हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है वो जारी रहे और पैसे पाकिस्तान को मिले। क्या एग्जैक्टली कंटेंट होगा इसका? हाँ, बेसिकली तो बड़ा क्लैरिटी के साथ आई थिंक मैं कहता हूँ आपको कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो हमेशा पाकिस्तान हमारे लिए अव्वलीन तरजीह रहेगा। और जहाँ तक पाकिस्तान को अवाम की खुशहाली के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इंगेजमेंट रखनी है IMF के साथ, बिल्कुल हम उसकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जमहूरियत के लिए जो जिद्दोजहद हो रही है वो हम जारी रखेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जो जितनी भी आलमी बरादरी है वो उसकी हम तवक्को रखते हैं कि उसकी इस हमारी जिद्दोजहद की हमायत करेंगे। तो इस लिहाज से ये कोई एक इम्प्रेशन ऐसा आ रहा था जैसे हम इसको कंडीशनल बनाएंगे कि ये कंडीशन लगाई जाए और उसके बगैर दिया जाए, ऐसी मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है। लेकिन ज़रूर ये आगाही तक जहाँ तक मुझे इल्म है, अब वो लेटर में एग्जैक्टली क्या होता है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन उसका थीम यही होगी। सही, लेकिन ये आइडिया किसका है कि IMF को लिखा जाए? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेस ने बात की है पाकिस्तान के इंतखाबात में जो मुबैना धांधली हुई है, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वो भी बात कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन IMF को खत लिखा जाए, ये बात कहाँ से दुरुस्त साबित होती है? क्योंकि राइट फोरम तो नहीं है IMF, उसने तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान को कर्जा देना है, उनका इंतखाबात से या ऑडिट से क्या लेना देना है? जी देखिए, वो तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जहाँ तक वो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल जो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए होंगी वो तो IMF के साथ अगर है मुज़ाकरात हुए एंड टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसके मुताबिक चलेगी। लेकिन जो खत लिखना है, मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब ने जो ऐलान करवाया है या किया है, वो उसका मकसद शायद ये है कि जिसका मैंने कहा कि जमहूरियत की और ये डिमांड जो हमारी है कि ऑडिट गवर्नमेंट कराए, ये उसके साथ कनेक्शन है। तो अपनी हुकूमत को कहा जा रहा है कि वो ऑडिट कराएं और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि हमारी ये डिमांड है जो कि हम कर रहे हैं हुकूमत से या स्टेट से। और ये डिमांड जो है, इसका जो पीछे बैकग्राउंड है वो तो आपको पता ही है। बैकग्राउंड यही है कि जो जिस तरह की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुई और जो आप पोस्ट पोल रिगिंग हुई, उसके ऊपर ऑडिट मांग रहे हैं हम। और डिमांड मेरा ख्याल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम हो रही है इसको देखने में, तो डिमांड ये है कि उसका इंडिपेंडेंट लोगों से, जुडिशरी से प्रेफरेबली कराया जाए ऑडिट। बहुत सारी जो आपकी शिकायत है कर रहे हैं कि हम जी, बहुत सारी आप लोगों की जो शिकायत है उसमें वजन है, उसका अजाला भी होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में आके कोई ऐसा इकदाम उठाया जाएगा जिससे न सिर्फ आपकी पार्टी की साख मुतासर हो बल्कि मुल्क को भी नुकसान हो? क्योंकि एक बैकग्राउंड ये भी है कि शौकत तरीन साहब ने भी, जब आप लोगों की पार्टी हुकूमत से बाहर आई, उन्होंने 2 वज़ीर खजाना को फ़ोन किया और कहा कि जो बजट में सरप्लस वफाकी हुकूमत इंश्योर करने का कह रही है, आप उससे इनकार कर दे कि ये मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा होता, वो खत लिखा, तो उससे तो बड़ा नुकसान हो सकता था, फिर पाकिस्तान को शायद प्लान ना मिलता। नहीं, वैसी वो जो आप कह रहे हैं वैसी तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी इरादा नहीं ना होना चाहिए। आप उसको, ये हम बेसिकली जो आई थिंक डिमांड कर रहे हैं उसकी रेलेवेंसी जमहूरियत के साथ है, वो कोई कंडीशनैलिटी नहीं है। और वो एक सपोर्ट के लिए है, एक आगाह करने के लिए कि हमारी डिमांड क्या है और जेन्युइन डिमांड है, जिस तरह आपने कहा। तो ये जो
आप माजी में भी देखें तो ये हमेशा डिमांड्स नहीं है जहाँ जहाँ इश्यूज आए हैं, और इसमें मुल्क का ही इंटरेस्ट होता है कि जमहूरियत स्ट्रांग हो। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी बात है। लेकिन बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मुझे लेटर का जो एग्जैक्ट मफहूम है वो नहीं पता है। मैं आपकी बात से जो समझा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ये कंडीशन डालें उनके सामने कि IMF पहले कहे कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उसका जुडिशल फोरम पे या किसी और फोरम पे ऑडिट हो और इसके बाद वी शुड प्रोसीड विद पाकिस्तान। नहीं, ये ऐसी बात नहीं, वो कंडीशनैलिटी नहीं है। आप तो कंडीशनैलिटी की बात करना कि ये कंडीशन होती है, ऐसी बात नहीं होती। आप रेज करते हैं इशू और आप कहते हैं कि जनाब ये कंडीशन हमें, हमारे मुताबिक ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन लगानी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट, ये डिमांड्स हमारी हैं। बकायदा डिफरेंट चीज़ें होती हैं आपकी IMF के प्रोग्राम में, आप उनसे भी रेज कर सकते हैं और आप अपनी एक जो आगाही के लिए आप अपनी सपोर्ट भी मांग सकते हैं कि हमने ये डिमांड की हुई है, ताकि आप उस इंटरनेशनल फोरम की सपोर्ट ले सकें। सही। और तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर IMF के प्रोग्राम में एक कंडीशन है कि लोगों को ऊपर इतना टैक्स लगाया जाए, तो किसी को भी उससे ऑब्जेक्शन हो सकता है और वो हुकूमत को लिख सकते हैं कि जनाब ये कंडीशन जो है ये बहुत खराब कंडीशन है, इसको आप बेहतर करें वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बट देन अगेन अली साहब, टैक्स जो है वो डोमेन में आता है, IMF से उस पर बातचीत होती है। इलेक्शन ऑडिट या इलेक्शन में रिगिंग का मामला IMF जो है वो उसका फोरम नहीं है, इसलिए उस पर अभाव पैदा हो रहा है। जी नहीं, लेकिन मैं ख्याल उनको आगाही करने में कोई हर्ज नहीं होता, बिकॉज उनकी जो एक कंडीशन है वो गुड गवर्नेंस की होती है और उनको कहा जा सकता है कि ये हमारी डिमांड है। और ये हर IMF के प्रोग्राम में अगर आप माजी में पिछले 25 साल में देखें तो ऐसी डिमांड रेज होती रही हैं। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। और इसलिए आप मेरे ख्याल इंतजार करें कि उस लेटर का अगर लिखा जाता है और अगर आता है लेटर तो उसका क्या मफहूम है, सही। उसके बाद उस पर मेरे ख्याल डिस्कशन हो सकती है। राइट। और अली साहब आप कितने पुरुमीद हैं कि जो आप लोगों की शिकायत है उसका अजाला होगा? क्योंकि कल मैं सलमान अकबर राजा साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है इस सिस्टम से कि इसमें हमारी जो शिकायत है उनका अजाला होगा। और वैसे भी लॉजिकली अगर आप देखें बड़े पैमाने पर आप लोगों के मुताबिक धांधली हुई है, तो अगर उसका अजाला ही करना होता तो फिर वो धांधली की ही क्यों जाती? नहीं, देखें, अगर तो मैं तो यकीन रखता हूं कि हमारा एक जस्टिस सिस्टम है, उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कि हम कानूनी जो हमारा रास्ता है उसको अपनाएं। और वो कानूनी रास्ता अपनाया है, उसमें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि देर जरूर हो सकती है। हमने माजी में देखा है कि देर होती रही है, लेकिन उम्मीद यह है कि इवेंचुअली इंसाफ मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट अगर खुद इसमें इंटरफेयर करे या उनको प्रोटेक्शन जाए और वो इसको देखें तो तब जल्दी भी हो सकता है। बट ये सारी ऑप्शंस हैं और इस पर कोई फाइनल हतमी बात नहीं की जा सकती। मगर एक चीज बड़ी क्लियर है और वो ये है कि इसके बावजूद हमने फैसला किया हुआ है कि हम पार्लियामेंट में भरपूर हिस्सा लेंगे। अगर हमें हुकूमत जहाँ जहाँ बन सकती है वहाँ हुकूमत बनाएंगे, जहाँ ऑपोजिशन में बैठना हो हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। बहुत ऑपोजिशन का भी रोल मेरा ख्याल है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और अहम होता है जितना एक हुकूमत का होता है। तो हम अपना जो जिम्मेदारी है वो उस तरह पूरा करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में देखेंगे फिर दोबारा। सो ये एक प्रोसेस है, लेकिन जो जहाँ तक लोगों का मैंडेट है जिसकी आप भी बात इतराफ कर रहे हैं कि बाकी आपको भी नजर आता है कई जगहों पे, उसकी मेरा ख्याल है जिद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, वरना लोग जो है डिसअपॉइंट हो जाएंगे जमहूरियत से। जी। और आपने कहा कि असेंबलियों का हिस्सा बनेंगे और इसी सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो शामिल हो चुके हैं। आज पंजाब असेंबली में हमने देखा कि कई लोगों ने हल्फ भी लिया। अब जो रिजर्व सीट्स का जो मामला है वो आज उसका फैसला आना था, लेकिन वो अब मौखर हो गया है और मंडे तक मामला ये जाएगा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में। कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि दो बातें सामने आ रही है। एक तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट जो है रिजर्व सीट्स के हवाले से वो नहीं दी थी, तो क्या कोई नई लिस्ट दी जा सकती है? इस हवाले से इस सब क्या कानूनी पोजीशन है? देखिए, ये मामला बिल्कुल डिबेट है, इस पे डिबेटेबल है। दो किस्म की राय है। मेरी अपनी राय ये है कि अगर आप आइन में देखें तो आइन में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि आपको उतनी रिजर्व सीट्स मिलेंगी जितने आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं।
आइन में ये नहीं लिखा कि आपने लिस्ट दी है या नहीं दी, वहाँ तो सिंपली लिखा है कि आपको इतने मिलेंगे। तो इसलिए अगर आइन को आप देखें तो फिर तो ये रिजर्व सीट्स मिल जानी चाहिए, लेकिन इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स जो हैं उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक लिस्ट देनी है और आपको लिस्ट के मुताबिक मिलेंगे। ये नहीं लिखा कि लिस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा। तो इस वक्त ये एक साइलेंस है, ये एक खामोशी है कानून में कि अगर लिस्ट नहीं दी हो तो फिर क्या होगा। मेरी नज़र में आइन को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि आइन जो है वो कानून और रूल से ज़्यादा बढ़ के होता है, तो उसको अगर तरजीह देंगे तो फिर आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन आपकी नज़र में तो जब सिंबल वाला मामला था आपने उसको कॉन्टेस्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट में और आप समझ रहे थे कि फंडामेंटल राइट का मामला हमें मिल ही जाएगा, लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि जो जनरल इलेक्शंस के जो आईन पाकिस्तान के सामने उस वक्त जो पार्टी का आइन था आपकी, उसको बालतर रखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ने वो सिंबल आपको नहीं दिया। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, उस जजमेंट में तो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो आईने पाकिस्तान है वो कम है और जो आईने पीटीआई है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे जजमेंट पे तनकीद भी बहुत हुई और दुरुस्त तनकीद हुई, लेकिन बहरहाल जजमेंट तो कोई भी आ सकती है, जजमेंट आ गई थी और हमें फिर उसका नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि कौम को उठाना पड़ा, बिकॉज कौम की बुनियादी हक जो था वो उनसे छीना गया सिंबल का। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इवेंचुअली अगर अदालत में जाता है तो कुछ और फैसला भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक आइन में क्या लिखा है। और अब आपके 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और चेयरमैन के ओहदे के लिए अब आपको नामजद किया गया है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले आपने अनाउंस किया था कि गौहर अली साहब को नामजद किया है, वो इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दे दी गई। अब से कुछ देर पहले शेर मरवत साहब ने जो है वो बात की है जियो न्यूज़ से और उन्होंने कहा है कि ख़राब कारकर्दगी और गौहर खान साहब की नाअहली की वजह से उनको इस दफ़ा चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद नहीं किया गया है। ख़ासतौर पर इलेक्शन के बाद जो इंतखाबी नताइज आए उस पर जिस तरह क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए था, प्रोटेस्ट नेशन वाइड करने चाहिए थे, उसमें वो नाकाम रहे। क्या यही वजह है कि इस मरतबा आपको नामजद किया है, उनको नहीं किया गया? देखिए मेरी नज़र में अभी ये ज़रा जल्दी बात बाहर आ गई है मेरी नॉमिनेशन की। मेरी नज़र में गौहर साहब पहले भी ठीक किरदार अदा कर रहे थे और उनको ही इसमें होना चाहिए। तो अभी हम मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मेरी आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात ये पीटीआई के जो लीगल केसेस हैं उनमें भी है और चेयरमैनशिप के लिए आपको बड़ा वक्त दरकार आपको वक्त देना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसको रिकंसिडर करें, तो अभी देखें आगे जाके क्या करते हैं हम। तो बानी पीटीआई ने फैसला कर लिया है? दुरुस्त बात नहीं है कि गौहर साहब को निकाला गया है, ये दुरुस्त नहीं है आप कह रहे हैं। और बानी पीटीआई ने वैसे फैसला कर लिया कि आप ही का नाम दिया उन्होंने? जी नाम तो मेरा उन्होंने दिया है, लेकिन उस पर अभी हमने डिस्कशन करनी है मजीद, उस पर कोई डिटेल्स वर्कआउट करके देखेंगे। एक बड़ा ओहदा मिलने वाला है पीटीआई के, आप चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन आप उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। आप कह रहे हैं कि दूसरी जो कानूनी मसरूफियात हैं वो ज़्यादा हैं और इसलिए आप नहीं चाह रहे चेयरमैन बनना। नहीं वो ये बात नहीं, ऑनर तो बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है, मैं ख्याल है केसेस इतने सारे चल रहे हैं पीटीआई के कि मेरी अपने जो ज़मीर है वो यही कहता है कि मुझे उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उसके अलावा भी जितनी सियासी फैसले होते हैं उसमें मुझे किसी ना किसी तरह इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मुझे वो वक्त फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी अगर चला गया तो मैं उन पर जो नाजुक सारे मामला हैं उन पर गौर व फिक्र नहीं कर सकूंगा, एडवाइज नहीं कर सकूंगा। मेरा ज़रा ये एक रिलक्टेंस है, लेकिन अभी उसमें अपनी फैसला नहीं हुआ, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा जल्द। ठीक है, और अगर आप माजरत करते हैं तो फिर गौहर अली खान साहब ही होंगे? जी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक के बाद एक और इशू पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पंजाब की पार्लिमानी सियासत में आज एक अहम दिन था। आज पंजाब असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है और हल्फ उठाने वालों में नून लीग की नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज भी शामिल है। यानी पार्टी में अहम ओहदे पर फ़राइज़ सरअंजाम देने के बाद आज से मरीम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हो गया है और अब वो पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने जा रही हैं। आज होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में 313 मुंतखब एमपीएज ने हल्फ उठाया है, जिसमें नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 अराकीन शामिल थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 98 आज़ाद मुंतखब अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हल्फ लिया है। अहम बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के
लिए नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल ने हल्फ नहीं लिया है और पार्टी के रहनुमा आमिर डोगर ने दावा किया है कि मियां असलम इकबाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब वो रिहा होने के बाद हल्फ उठाएंगे। आज के इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली के अंदर और बाहर मुबैना धांधी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। जहां आज असेंबली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, वहीं असेंबली के अंदर भी हंगामा आराई देखने में आई। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैंडेट चोर के नारे लगाए गए, जबकि नून लीग की जानिब से घड़ी चोर के नारे लगाए गए। हंगामा आराई और नारेबाजी की वजह से इजलास 45 मिनट के लिए मुलतवी भी करना पड़ा, लेकिन बाद में इजलास दोबारा शुरू होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली सफ्तान खान ने मुंतखब अरकान से हल्फ लिया, जिसके बाद इजलास कल शाम तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अब कल होने वाले इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। अहम बात यह कि पिछले एक साल से पंजाब में ना तो कोई मुंतखब हुकूमत थी और ना ही पंजाब असेंबली थी और सारे फैसले निगरां हुकूमत ले रही थी। और अब एक साल के बाद पंजाब में मुंतखब असेंबली का इजलास हुआ है और अब इसी असेंबली से मरीम नवाज पहली खातून वजीर आला मुंतखब होने जा रही है। मरीम नवाज इससे पहले नून लीग की तंजीमी सियासत में तो मुतहरिक थी, जहां उन्होंने पार्टी के मुश्किल वक्त के दौरान पार्टी का मुज़ाहमती बयानिया आगे बढ़ाया और पार्टी को टूट फूट से भी बचाया। उन्हें नून लीग में क्राउड पुलर के तौर पर देखा जाता है और अब वो पहली बार एक अहम इंतजामी और हुकूमती ओहदे संभालने जा रही हैं। 2 रोज पहले मरीम नवाज ने वज़ारत आला के लिए नामजदगी के बाद नून लीग की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बात करते हुए वज़ारत आला को एक चैलेंज करार दिया था। इस मीटिंग में मरीम नवाज ने अपना रोड मैप भी पब्लिक किया था, लेकिन मरीम नवाज को अपनी वज़ारत आला के दौरान इंतजामी मामलात के अलावा सियासी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, जो उनके लिए एक नया चैलेंज होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जारी रियासती क्रैकडाउन की पॉलिसी से मुतालिक फैसला अहम होगा। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एक रियासती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। रहनुमाओं के घरों में पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं, रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस पर रहनुमाओं की फैमिलीज को हरासा करने के इल्जामात लग रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इन तमाम इकदाम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की अब तक जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर आती थी, लेकिन अब एक मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार संभाले जा रही है और ये इकदाम अगर जारी रहते हैं तो मुंतखब हुकूमत के लिए इन इकदाम का बोझ उठाना मुश्किल होगा। इसलिए अब ये देखना होगा कि मरीम नवाज की हुकूमत में इस मामले पर पॉलिसी तब्दील होगी या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मरीम नवाज बानी चेयरमैन और पीटीआई पर सख्त तनकीद करती आई थी, लेकिन अपने आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने यह कहा था कि वो इंतकाम और जुल्म को खत्म करके सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूं कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूं। मैं सबको ये दावत देती हूं कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। मरीम नवाज कह रही थी कि जितने मजालिम हुए वो तमाम भुलाने के लिए तैयार हूं, तो इसलिए अब देखना होगा कि आगे जाके मरीम नवाज की हुकूमती पॉलिसी क्या होगी। एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि पंजाब में नून लीग की मकबूलियत को कैसे बढ़ाना है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN की रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा ने। अज़मा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये एक एजाज़ की बात है कि मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, लेकिन चैलेंजेस भी उनके सामने बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ज़रा गवर्नेंस के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक आम तज्जिया ये किया जा रहा है कि वो पार्टी में एक बड़े लीडर के तौर पे देखी जाती है, पॉलिटिकल हैवी वेट है, क्राउड पुलर है और मुश्किल वक्त में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं थे उन्होंने पार्टी को संभाला, सियासत को संभाला, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नेंस के लिहाज से वो इतना नहीं है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने हुकूमती सतह पर नहीं किया है। तो ये आपके ख्याल में उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बहरहाल ये एक 12 करोड़ लोगों का सूबा है। बहुत शुक्रिया शहजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पहली मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का जो है वो एजाज मिला, इसी तरह मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो 12 करोड़ के एक बड़े सूबे को और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, बिल्कुल है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि उनको
एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती, उनकी गाइडेंस और उनकी एक लेगेसी जो उन्होंने भी एज वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब जो छोड़ी है, उनका उनका एक उनके पास वो एसेट है। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने जो गवर्नेंस के आला मेयार कायम किए थे, यकीनन जहां तक उनकी एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, तो सियासी जो शख्स होता है ना, या सियासी जो कारकुन होता है, वो हर वक्त सीख रहा होता है। जहां तक मरियम नवाज साहिबा की बात है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के 2013 से 17 का जो टेन्योर है, उसके अंदर जो यूथ प्रोग्राम है, ये उनका आइडिया था। इसको उन्होंने डिजाइन भी किया, इसको उन्होंने आगे भी बढ़ाया। फिर हेल्थ कार्ड, जिसको पीटीआई आज भी अपना हेल्थ कार्ड कहती है, और जिसने उस हेल्थ कार्ड को बड़ा ऑनर जो है ऑनरली उसको एक्सेप्ट किया, उसको आगे बढ़ाया, वो हेल्थ कार्ड भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आइडिया था, और वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके ऊपर वो जाके उनके पास कोई ओहदा नहीं था, वो किसी ओहदे पर नहीं थी, तो वो जाहिर है एक जो प्लानिंग है, जो उसका आइडियाज है, उसको इम्प्लीमेंट कराने में उनका किरदार होता था। तो उनके पास तमाम तर इंतजामी तजर्बा भी मौजूद है, और बाकी इंसान हर रोज सीखता है। और उन्होंने कभी अपने लिए ये अक्ले कुल होने का दावा नहीं किया। उन्होंने कभी, वो हमेशा वो बड़ों से भी, वो छोटों से भी सीखने पे बिलीव करती हैं, और हर वक्त सीखती हैं। और यही उनकी एक बैकग्राउंड है कि आज पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर उनको एक बड़ी लीडर के तौर के ऊपर जाना और पहचाना जाता है। लोग उनकी इस बात को, इस अहमियत को तस्लीम करते हैं। अज़मा बुखारी साहब, क्योंकि आपने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, उसमें मैं देख रहा हूँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि फिर जो पीटीआई का हेल्थ कार्ड था, उस पर तनकीद भी की गई कि ये वायरल है, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया था। चले, ये कंट्रोवर्सी अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोगों की मीटिंग्स होती रही हैं। जी, मैं इसमें सिर्फ ऐड कर देती, हेल्थ कार्ड जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाया था, वो उसमें तमाम तर लोग जो हैं, वो जो डिजर्विंग है, नॉन डिजर्विंग है, उनके अंदर एक कैटेगरी रखी गई थी। और अब भी हेल्थ कार्ड के हवाले से वो अपना रोड मैप देंगी इंशाल्लाह। परसों जब वो इलेक्ट होंगी, उसके बाद जो उनकी पहली स्पीच है, उसके अंदर हेल्थ कार्ड के हवाले से जो एक्चुअली उन्होंने शुरू किया था, जिसको डिजर्विंग आदमी तक जिसको पहुंचाना है, उसके बारे में वो एक रोड मैप देंगी इंशाल्लाह। सही है। मुझे बताइएगा अज़मा बुखारी साहबा कि अब तक जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें क्या चीज़ सामने आई है? क्या एक मजबूत काबीना होगी जिसमें मिनिस्टर्स होंगे और वो परफॉर्म करेंगे, या शहबाज शरीफ से का जो मॉडल है उसको आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए ज्यादातर हुकूमत चलाते थे। नहीं, ये गलत इंप्रेशन है। ये ऐसे होता नहीं है शहजाद। अगर आप मॉडल देखें हमारे मुल्क में, जो गवर्नेंस का मॉडल है, उसमें यकीनन जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो ड्राइविंग सीट पे होते हैं, और उनके साथ हैंड इन हैंड होती है जो इंतजामिया है, और जो सेक्रेटरी हजरात होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो उनके अंडर काम करती है। और अब भी इंशाल्लाह ताला मरियम साहिबा ने जो अपने लिए जो कैबिनेट वो जिसका इंतखाब कर रही हैं, वो उनकी जो ख्वाहिश और कोशिश है कि एक मिक्सचर हो, एक कॉम्बिनेशन हो, जिसके अंदर यंग लोग भी होंगे, जिसके अंदर एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, और उसके साथ साथ बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब, उसको वो जो है वो देना चाहती है ओहदा। इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन के अंदर जो है ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। और ये मरियम औरंगजेब साहबा, क्योंकि पिछले 2 टेन्योर से वो वफाक में थी, पार्टी की तर्जुमान भी थी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थी, ये फैसला मरियम नवाज साहबा ने किया है कि वो उनके साथ रहेंगे पंजाब असेंबली में? ये सबका फैसला है जी। तो ये जाहिर है मरियम नवाज साहिबा एक खातून है, और उनके एक मरियम औरंगजेब के साथ उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप पहले से मौजूद है। इसमें हम बहुत सारी खवातीन हैं जो उनको असिस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसमें मरियम औरंगजेब भी शामिल है। ये उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, या मरियम औरंगजेब साहिबा को मैडम जो है वो क्या कहाँ प्लेस करना चाहती हैं, इसका एक आधे दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। सही। और क्योंकि आपने कहा हेल्थ कार्ड हमने मुतारिफ करवाया था और उसको दोबारा हम करवाएंगे, तो जरा ये भी बताइएगा कि जलसों में ये भी नारे लगाए गए थे कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो अब ये पंजाब की सतह पे करेंगे या फिर वफाक की सतह पे करेंगे इसको? ये कुछ चीजें हैं शहजाद, बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जिसके अंदर वफाक को ऑन बोर्ड लेना जरूरी होगा। फिर ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम, आपको पता है कि जो निगोशिएट होना है, उस आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जो क्या निगोशिएट होता है, उसकी शराइत क्या होंगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये वादा करते हुए, अवाम से ये वादा करते हुए, ये नारा लगाते हुए तो ये नहीं कहा था कि आईएमएफ से पूछ के ये करेंगे। आप लोगों ने तो कहा था कि हम देंगे मुफ्त बिजली।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बिजली जो है वो कितने अरसे में देंगे, वो कैसे होंगे, इसकी मोडेलिटीज की बात कर रही हूँ। जो मैंने आपसे इसकी बात की, आईएमएफ के प्रोग्राम की, वफाक की जो सरपरस्ती है उसकी, ये तमाम चीजें मोडेलिटीज हैं। यकीनन इसके ऊपर वो अपने वादे से कभी ना पीछे हटी है ना हटेंगी। सही। और एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए ये होगा, क्योंकि हमने देखा है एक क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहरहाल रहा है पिछले 1 साल में, और उस वक्त अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती थी क्योंकि निगरां हुकूमत थी। लेकिन एक सियासी हुकूमत ही अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्जाम लगेंगे, पुलिस अगर इसी तरह छापे मारती रहती है, कारकुनों को गिरफ्तार करती रहती है, तो उसका बहरहाल दबाव जो है आपकी हुकूमत पे बढ़ता रहेगा, और वो दबाव ऐसा होता है कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से क्या पॉलिसी होगी? जो कसूर में कहा था मरीम नवाज साहिबा ने कि हम जो है मेरे पे मजालिम अगर हुए भी हैं तो उसको भूल के आगे बढ़ेंगे, या जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है वही जारी रहेगी? नहीं शहजाद, इसमें आपको दो चीजों को देखना होगा। पहली तो बात यह है कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो कुछ मरियम नवाज साहिबा ने भुगता है इस खातून होते हुए, वो बताते हुए भी शर्म से झुक जाता है, लेकिन जिन लोगों ने किया उनको आज भी शर्म नहीं आती। उनका कोई सियासी इंतकाम का जो है वो ना इरादा कभी था ना है। उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारा काम है पंजाब के उन लोगों को डिलीवर करना है जो मरियम नवाज साहिबा के अंदर एक उम्मीद और आस देखते हैं अपने हालात को चेंज होने की। लेकिन जहां तक कानून की बात है, देखिए उनके ऊपर कोई किसी जो लोग हैं पीटीआई के, उनमें से किसी के ऊपर 15 किलो हीरोइन डाली गई है, या किसी के ऊपर नारोवाल का स्टेडियम बनाने का केस है, या किसी को जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह पे जो है वो किसी को नाअहल किया गया है, ऐसा नहीं है। अब 9 मई के जो वाकयात हैं वो इटसेल्फ जो एक बहुत बड़ी म्यूटनी की कोशिश थी, वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर शायद इससे बड़ा कोई सियासी किसी जमात ने ये हमला इस तरह से ना किया हो जो उन्होंने किया, और अल्लाह ना करे कभी दोबारा हो। अब वो कानून के अंदर जो लोग जिनको जो रिक्वायर्ड है, जो छुपे हुए हैं, देखिए उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए कानूनी तौर पे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि पुलिस उनकी फैमिलीज को हरासा करे, उनके घरों में जाके तोड़ फोड़ करे। ये तो सजा नहीं हो सकती ना 9 मई की। जो कानूनी केस है बहरहाल उनको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसा कतई तौर पर कोई ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट सोच सकती है ना हो सकती है। लेकिन जो लोग मतलूब है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इमरान खान साहब को अब चाहिए कि तमाम लोग, वो कहते हैं ना उनके खिलाफ साजिश हुई है, उन्होंने नहीं किया है 9 मई, वो सब लोग जो है वो सरेंडर कर दें, वो आकर तफ्तीश शामिल तफ्तीश हो जाए और वो कोर्ट से जो है बरी हो जाए। हमें तो उस पर हम बहुत खुश होंगे, हमें बड़ी अच्छी ये बात होगी। लेकिन इस तरह से भागना और अभी जितने उनके लीडर्स हैं इस वक्त, तो यास्मीन राशिद साहिबा हो, असलम इकबाल साहब भी अब सामने आ चुके हैं, एजाज चौधरी साहब सारे हिरासत में ही हैं, तो तफ्तीश तो उनसे हो ही सकती है। इमरान खान साहब खुद इस वक्त जो है वो जेल में ही है। लेकिन मुझे एक और मामले पे आपसे बात करनी है, जरा इस हवाले से बताइएगा कि अब आपकी क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि मैंडेट पे पीटीआई बहरहाल सवाल उठा रही है। आज भी एहतजाज था और आगे भी वो कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे और एहतजाज भी करते रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि पंजाब में भी तकरीबन 80 सीटें हमारी चुराई गई हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब में आपने देखा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे सेंट्रल पंजाब, वहां पे एक डेंट मारा है पीटीआई ने, इन तमाम तर लेवल प्लेइंग ना फील्ड होने के ना होने के बावजूद। तो इसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि एहतजाज जब जारी रहेंगे, कैसे आप जो है हुकूमत को चलाएंगे आगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो एहतजाज कानून के दायरे में है, अगर एहतजाज जो है कानून को हाथ में लिए बगैर है, तो एहतजाज जमहूरियत का हुस्न होता है, उसको होना चाहिए। लेकिन अगर एहतजाज के में चक्कर में आप शरपसंदी करना चाहेंगे, अगर एहतजाज के चक्कर में आप जलाओ घिराव करेंगे, आप लोगों के घरों में घुसकर और तनसीबात के अंदर घुसकर आप आग लगाएंगे, तो वो तो ज़ाहिर है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात मैं जरूर आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरियत के लिए जो अपोजिशन का एक किरदार है, हमने ये क्यों नहीं याद रहता कि 2018 में हमारी तो 9 सीटें ज्यादा थी, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई थी। अब मुझे हैरत यह है, जहां इनको सीटें मिल गई हैं वहां मैंडेट बहुत अच्छा है, जहां ये हार गए हैं वहां इनके साथ धांधली हो गई है। ये क्या तरीकाकार है? अब घर बैठ के फॉर्म 45 जिसके ऊपर ना थंब इंप्रेशन है, ना आईडी कार्ड का नंबर लिखा है, ना सिग्नेचर्स है, ना वो फॉर्म 45 जो है उसको जस्टिफाइड और एडमिसिबल इन लॉ है, उसको वो कहते हैं मान ले। जो इलेक्शन कमीशन के सर्टिफाइड जो इशूड फॉर्म 45 है, उन्हें वो कहते हैं हम नहीं मानते। तो इनको तो पुरानी आदत है कंटेनर पर चढ़ने की, मैं नहीं मानता। इस पर तो बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिक करे। लेकिन कल वो आखिरी दिन था, उन्होंने बहरहाल अब तक 45, 46, फॉर्म 47 नहीं अपलोड किया है, और वो कह रहे हैं अब तक कोई जवाब ही नहीं आ रहा कि कब तक ये हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेंगे, इसी मामले पे फिर हम तज़किया हासिल करेंगे। फाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इसके बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज पंजाब असेंबली का पहला इजलास था जहां पे अरकान ने हल्फ लिया और अब कुछ दिन बाद मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने जा रही हैं। ये चॉइस कैसी है, उनके सामने क्या चैलेंजेस होंगे, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़ाद हुसैन ने। फ़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हमने देखा कि पहला इजलास हो गया और मरियम नवाज का जो पार्लिमानी सफ़र है करियर का, वो भी आज शुरू हुआ है और चंद दिनों में वो मुंतखब हो जाएंगी पंजाब और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये चॉइस आपके मुताबिक कैसी है? शुक्रिया शहजाद। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो उनके लिए जो डाउन साइड इस अपॉइंटमेंट की वो ये है कि मरियम साहिबा के पास गवर्नेंस का वो एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी इस वक्त पंजाब जैसे सूबे को अशद जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में कभी दो राय थी नहीं कि अगर PMLN की गवर्नमेंट बनती है पंजाब में तो कौन होगा वजीर आला। ये जमात का फैसला था और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ। और मेरे ख्याल में अगर आप जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद उनके पास भी और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उनकी जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि उनके वोट बैंक को अपील करने वाली जो शख्सियत है जमात में, वो तो मरियम ही है। और इस वक्त उन्होंने पंजाब में शहजाद दो मेन चैलेंजेस का सामना करना है। इसलिए मेरे ख्याल में एक चैलेंज के लिए तो मरियम साहिबा जो है वो बिल्कुल मौजूद लिए वो टेस्ट होंगी। पहला चैलेंज ये है कि उन्होंने पंजाब में जो उनका हमेशा से होम बेस रहा है उनका सपोर्ट का वो मरकज और गढ़ रहा है, वहां पे नून लीग को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। और इन इलेक्शन में हमने देख रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया है PMLN को। तो सबसे ज्यादा अहम चीज अगर PMLN ने अपनी सियासत को बचाना है तो वो है ये कि पंजाब में अपने वोट बैंक को किसी तरीके से रिवाइव किया जाए। इसलिए मरियम साहिबा का मेरे ख्याल में की प्रायोरिटी वो होगी। और दूसरी ऑफ कोर्स है कि पंजाब को चलाना उस तरीके से कि लोगों को वाकई में लगे कि PMLN की जो गुड गवर्नेंस का मॉडल था शहबाज शरीफ साहब का, वो एक बार फिर रिवाइव हो रहा है। बहुत मुश्किल टॉल ऑर्डर्स हैं दोनों, और देखना ये है कि कहां तक वो मरियम साहिबा इन पर पूरा उतरती है। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस में उनका तजुर्बा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सियासी हैवी वेट हैं तो ये वाला जो मामला है कि मकबूलियत बढ़ानी है पंजाब में, उस पर वो एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जो गवर्नेंस मॉडल होगा वो क्या होगा आपके ख्याल में? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि 2-3 वुज़रा और बाकी ब्यूरोक्रेसी से वो काम लेते आए हैं। आपके ख्याल में उसी को रेप्लिकेट करेंगी या एक मजबूत जो कैबिनेट है वो इस वक्त जरूरत है पंजाब के लिए? शहजाद, देखिए, शहबाज शरीफ साहब के जो दो स्टिंट्स थे यहाँ पे 10 साल उन्होंने बहैसियत वज़ीर आला यहाँ पे काम किया है। उस वक्त मामलात बड़े मुख्तलिफ थे। उस वक्त यहाँ तक तो एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं हम आज के दिन से कि सेंटर और पंजाब में दोनों में PMLN की गवर्नमेंट थी। चुनाचे PMLN को पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सेंटर से उनको उस तरह की सपोर्ट मिल रही है जो उनको जिसकी जरूरत थी। तो आज भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, जो फर्क है शहबाज शरीफ साहब की CMशिप का और अब मरियम साहिबा की, कि पंजाब में हालात चेंज हो चुके हैं। उस वक्त पंजाब मुकम्मल तौर पर PMLN के पास था, उनको कोई खतरा नहीं था। तो वो मुकम्मल तौर पर गवर्नेंस और प्रोजेक्ट बेस्ड डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस को पे फोकस कर सकते थे, जो कि शहबाज साहब ने किया और बड़ी कामयाबी से किया। इस बारी फर्क ये है कि मरियम साहिबा को गवर्नेंस के साथ साथ पॉलिटिकल जो रिवाइवल है अपनी पार्टी का, उस पर भी जो है वो बहुत हद तक तवज्जो देनी है। इसलिए उनका अटेंशन डिवाइड होगा, पहली बात। दूसरा, जहां तक गवर्नेंस का मॉडल है, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि एफिशिएंट गवर्नेंस हो, लेकिन ये ना लगे कि वो एग्जैक्टली वही कर रही हैं जो कि शहबाज साहब कर रहे थे। तो ऐन मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ वो शायद अपने जो बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेंगी। और फाद साहब, अब सियासत में एक ये सवाल भी पैदा हो गया है कि अगर आपने अपना वोट बैंक बढ़ाना है, अपनी मकबूलियत को बढ़ाना है, तो क्या वो गवर्नेंस के जरिए बढ़ाई जा सकती है या महज बयानिए के? क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं जिनके हवाले से ये मशहूर है कि उन्होंने अर्बन पंजाब में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, स्पेशली सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 3.5 साल तक उस्मान बुज़दार साहब को लगा के रखा, जिनकी कारकर्दगी कोई खास ऐसी नहीं रही जिस पे हम बात कर सके कि उस वजह से तहरीक इंसाफ को वोट बढ़ाओ। तो तहरीक इंसाफ ने जो भी इस वक्त स्पेस हासिल की है पंजाब में, वो तो महज बयानिया की सूरत में की है। तो मरियम नवाज साहिबा की तवज्जो क्या होनी चाहिए, गवर्नेंस या एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बयानिया? देखिए, मेरे ख्याल में जो सियासी बयानिए की जो इंपॉर्टेंस है, जिसका आपने अभी जो जिक्र किया, उसको तो किसी भी तरीके से हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि गवर्नेंस मॉडल के सामने जो बयानिए का जो असर है सियासी तौर पर, वो ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। तो इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि मरियम साहिबा के लिए जो प्राइमरी चैलेंज होगा वो होगा ये
कि वो अपने वोट बैंक को कैसे अपील करती हैं, उसको कैसे रिवाइव करती हैं, और उसके लिए उनको एक बड़ा ही जो है वो मुस्तनद किस्म का बयानिया सामने लाना होगा। अब उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके पास तमाम तर इख्तियारात हैं, तमाम तर सूबे के वसाइल हैं, सरकारी मशीनरी है, वो जहां चाहे जिधर चाहे जा सकती हैं और वहां पे पैसा खर्च कर सकती हैं। तो ये उनके लिए असल चैलेंज ये होगा कि बयानिए को इस्टेब्लिश करने के लिए किस तरीके से सियासी इख्तियारात को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या ताकि एक 2-in-1 कॉम्बिनेशन बने। ये कहना आसान है शहजाद, ये करना मुश्किल है। साहब, एक और भी चैलेंज होगा मरियम नवाज साहबा की हुकूमत के लिए, क्योंकि पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक रियासती क्रैकडाउन है, जहां पे उनके रहनुमाओं को, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अब तक इसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे आती थी, और वो आपको पता है उस तरीके से अकाउंटेबल नहीं होते जिस तरह एक सियासी हुकूमत होती है। लेकिन जब मरियम नवाज साहबा की हुकूमत होगी और यही अगर सिलसिला चलता रहा, तो उनकी हुकूमत पे दबाव बढ़ता रहेगा, जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ती रहेगी। तो आपके ख्याल में इस हवाले से कोई पॉलिसी शिफ्ट आने वाला है, या जो सिलसिला जारी था वही चलता रहेगा अभी भी? मेरे ख्याल में शहजाद, देखिए, जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो एक पॉलिसी शिफ्ट जरूर आता है, और खुसूसन आज के दिन, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिन इलेक्शंस के तहत या किस बुनियाद पर वो आई है, उन इलेक्शंस में बहुत लोग सरप्राइज हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का आउटकम आया है, जिस तरह का वोट पड़ा है, वो इलेक्शन से पहले जो असेसमेंट थी उससे बड़ा मुख्तलिफ है। इन इलेक्शन से और इलेक्शन के साथ साथ जो एक्टिविटीज हो रही थी, उससे पहले जो क्रैकडाउन हो रहा था, उससे मेरे ख्याल में जो सियासी लोग हैं उनको ये बिल्कुल क्लियरली अंदाजा हो गया है कि जितना ज्यादा क्रैकडाउन हुआ है, उतना ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरीके से, जहां तक उनके वोट बैंक का ताल्लुक है, उनको फायदा हुआ है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके जो जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल रेडार पे उनको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ रही होगी कि अब उन्हें थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने पंजाब में वाकई में अपने वोट बैंक को स्ट्रेंथन करना है, तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है उसको सियासी तौर पर डील करने की जरूरत होगी। अब वो कैसे सियासी बुनियादों पर उससे निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली मामलात और पॉलिसीज थोड़ी सी तब्दील जरूर होगी। और क्योंकि आपको याद होगा कि आखिरी जो जलसा था इलेक्शन कैंपेन का, वो कसूर में, उसमें मरियम नवाज साहबा ने मुफाहमत की बात की थी, पीटीआई के लोगों को भी एड्रेस किया था, जबकि उससे पहले उनकी सारी तकारीर जो है वो पीटीआई पे तनकीद भी थी, इमरान खान पे तनकीद भी थी, लेकिन कसूर में उन्होंने ये बात की थी। तो आपको लगता है कोई मुफाहमत का मामला, कोई सियासी मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मुफाहमत जो है वो एक बड़ा यानी कि भारी लफ्ज है, और मैं ये तो नहीं देख रहा कि आते ही जो है वो नई गवर्नमेंट ने पंजाब में कहना है कि जी हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गले लगाने को तैयार हैं। लेकिन ये जरूर होगा कि एक आउटरीच होगी, क्योंकि इसमें देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस वक्त वो लोग जो हुकूमत में हैं, उन्हें इस बात से फायदा होगा कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से इंगेज करें, क्योंकि उनका जो वोटर है, उनका जो सपोर्टर है, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, और उस गुस्से को ठंडा करने के लिए जो गवर्नमेंट में जो जमातें हैं उन्हें रीच आउट करना पड़ेगा। लेकिन जो सितम जरीफी है शहजाद, वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने भी ये सबक सीख लिया है कि अगर हमने मुफाहिमत की, अगर हमने आउटरीच को एक्सेप्ट किया, तो हमारी सियासत शायद कॉम्प्रोमाइज हो। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमती जमातें हैं उनको हर हाल में रीच आउट करना पड़ेगा, और जो अपोजिशन जमातें हैं पीटीआई की, उनको हर हाल में उस आउटरीच को मुस्तरद करना और तहरीक इंसाफ, क्योंकि आज भी आपने देखा कि एहतजाज हुआ कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, वफाक पे भी वो ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें 170 180 होनी चाहिए थी, पंजाब में हमारी 80 सीटें चुराई गई हैं। ये जो दबाव और प्रेशर जो है, ये कितना मुश्किल पैदा कर सकता है पीएमएलएन की इस हुकूमत के लिए? एक तरफ तो हम देखेंगे कि कानूनी महाज पे ये फैसले आते रहेंगे, वो पता नहीं पीटीआई के हक में आते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो स्ट्रीट प्रेशर है, ये किस हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखिए शहजाद, ये स्ट्रीट प्रेशर जो है ये दो तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो एक्चुअल सड़कों पे मुजाहिरे और धरने और इस तरह के मामलात, और वो चलते रहेंगे, क्योंकि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फायदा होगा कि वो अपने वर्कर्स को, अपनी जो सपोर्ट बेस है उसको मोबिलाइज रखेंगे, और उस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं उन पर प्रेशर रखेंगे। तो ये तो प्रेशर रहेगा, और हमें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बहुत बार ये दिखा चुकी है कि मुजाहिरों में और स्ट्रीट प्रेशर पे अब उनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो गई है, और वो मौसर तरीके से करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जो दूसरा फायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये कि उनको एक नया बयानिया मिल गया है। यानी अभी जो पीएमएलएन है वो पुराना बयानिया ही तलाश कर रही है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया बयानिया मिल गया है। तो अब PMLN के लिए जो सबसे बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि क्या इस नए बयानिए का काउंटर करें या अपना कोई ऐसा बयानिया ढूंढें जो इसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो हर हवाले से PMLN के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।